बोलते हैं, इसमें क्या हो रहा है कि किसी बैंक को अप टू 3 इयर्स के लिए वो लोन ले सकते हैं किससे, किसी सेंट्रल बैंक से, इन केस ऑफ इंडिया आरबीआई से कोई बैंक लोन ले सकता है अप टू 3 इयर्स एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे। शर्त ये थी कि जो लोन वो ले रहे हैं, अब किसका परसेंटेज किसका, मानो ये बैंक इस टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से मानो आरबीआई से 100 करोड़ रुपया लेता है, ठीक है, 100 करोड़ रुपया ले रहा है मानो ये बैंक आरबीआई से अंडर दिस स्कीम ऑफ टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे। तो ये जो 100 करोड़ लिया है इसका कुछ परसेंटेज जो होगा वो आपको किसमें देना है, एनबीएफसी, वो भी बात करते है ना। ये जो लोन उठाया है ना आपने इस एग्जिस्टिंग रेपो रेट के ऊपर जो आप 100 करोड़ रुपया लेकर आए हो उसका कुछ परसेंटेज आपको एनबीएफसी में डालना पड़ेगा, होगी बात। कुछ और डाउट यहाँ पे मतलब वो परसेंटेज जैसे मतलब 100 करोड़ उठाया तो कुछ एनबीएफसी से उठा लेंगे, क्या चीज, मतलब ये जो पैसा उठाना ये तो इन्होंने आरबीआई से लिया, तो जब आरबीआई से लिया तो आरबीआई सारा प्रिंसिपल अमाउंट तो लेगा, साथ में जो ब्याज होगा वो भी लेगा, तो इसमें एनबीएफसी का क्या रोल है, इसका क्या बीच में मतलब इसको क्या परसेंटेज मिलेगा उसको? एनबीएफसी को परसेंटेज थोड़ी मिलेगा कुछ। अरे एनबीएफसी मैंने आपको बताया ना, एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। और मैंने क्या बोला कि उसके पास खुद का पैसा नहीं है। अभी मैंने पूरा लेक्चर आपको आधा घंटा तो सिर्फ यही चीज बताई थी कि एनबीएफसी 2 टाइप की हो सकती है, अभी आज भी हम देखेंगे, डिपॉजिट टेकिंग हो सकती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो सकती है। आप नॉर्मली मान के चलो कि एनबीएफसी जो होती है वो लोगों से, बैंक का बेस क्या था, डिपॉजिटर है ना, बैंक का बेस क्या था, डिपॉजिटर। एनबीएफसी का बेस क्या है, डिपॉजिटर नहीं है। मैंने बोला ये डिपॉजिटर पैसा यहाँ पे जमा नहीं करा सकते, तो एनबीएफसी कहाँ से पैसा लेकर आता है, उसके ऊपर कोई और बैंक होगा जो उसको पैसा देता होगा, मार्केट से बोरोइंग करता होगा, कहीं और से पैसा लाता है, कोई एक्सटर्नल किसी जगह से पैसा इसको फाइनेंस होता है और फिर ये आगे पैसा देता है। जैसे मैंने आपको बोला था कि एयरटेल हो सकता है, अमेजॉन हो सकता है, उनकी अपनी कोई एनबीएफसी हो, ठीक है, वहां से वो कुछ पैसा आगे देती हो। फिर मैंने आपको पूरा क्राइसिस बताया, आईएलएनएफएस का क्राइसिस क्या है, बहुत सारी चीजें बताई। उससे हमने क्या समझा कि क्योंकि एनबीएफसी के पास खुद का पैसा नहीं होता है और अगर एनबीएफसी डिफॉल्ट करने लग जाए तो कोई भी फिर एनबीएफसी में पैसा नहीं डालेगा, ये सोच के कि ये चीज तो डिफॉल्ट हो जाती है, तो इसके पास पैसा कहां से आएगा फिर, तो बैंक को प्रमोट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए कि आप कोई बात नहीं, आप एनबीएफसी में पैसा डालो, इस स्कीम को बनाया गया कि आप एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे 3 साल के लिए हमसे पैसा ले लो। ऐसे रेपो ऑपरेशन कहां यूज हो रहा था, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए किसी बैंक को पैसा चाहिए था तो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करता था नॉन एसएलआर कोटा वाली और वहां से शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेकर आता था। लेकिन क्योंकि एनबीएफसी को पैसा देना है तो स्कीम में क्या बोला, ठीक है आप शॉर्ट टर्म नहीं, आप अप टू 3 इयर्स के लिए हमसे लोन ले लो, लेकिन वो जो लोन लेकर आप जा रहे हो ना उसका कुछ परसेंटेज इधर भी देना, ताकि एनबीएफसी भी आगे किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कोई भी और किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट कर पाए। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हो गया ना समझ, कोई डाउट है अभी? है कोई डाउट इसमें? न्यूज़पेपर दिखा उधर आज का है, न्यूज़पेपर कहाँ है, देखा उधर। कुछ काम दिया मैंने आपको घर पे पढ़ने के लिए, कुछ भी नहीं बोला था। इसमें अभी आपको कोई डाउट है? जैसे मैंने 100 करोड़ लिया तो मैंने आपसे लिया तो एनबीएफसी को यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने 100 करोड़ आपको देना, मतलब उसके हिसाब में को 10 करोड़ आपको एक्स्ट्रा देना है एज इंटरेस्ट। तो सर इसमें अब जो आपने बात की एनबीएफसी है, तो एनबीएफसी कितना मतलब मैं क्या 1%
भाई आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एनबीएफसी को इस 100 करोड़ में से जैसे 5 करोड़ उनको दे देना, कोई दूसरी एनबीएफसी है पेमेंट टाइप की है तो उधर आप 2 करोड़ दे देना, ऐसे कुछ अलग अलग आरबीआई ने अपना वो रखा होगा। लेकिन उतना बीच में आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ स्कीम समझनी है, स्कीम का ये मतलब है और इस स्कीम की जरूरत क्यों है, क्या क्राइसिस थी कि ऐसी स्कीम लानी पड़ी, वो चीजें समझनी होती है। जो आप बोल रहे हो कि इसका कितना देना है, भाई वो कम की चीज नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू में अगर मैं आपको बोलूं कि 100 करोड़ का 2 करोड़ आपको एनबीएफसी में देना है और आप इस क्लास को याद करके चले जाओ, फिर कहीं एमसीक्यू में 2 करोड़ टिक करके आ जाओ तो गलत हो जाएगा ना। वो आप खुद को जो है न्यूज़पेपर पढ़ के आरबीआई की साइट से अपडेट कर लेना, जब कभी एग्जाम आएगा ना और आपको लगेगा कि ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वैसे ऐसा सवाल नहीं आता है, ठीक है। सवाल जो एग्जाम में आता है वो ऐसा पूछ सकते हैं, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे मिलता है कि नहीं मिलता, कितने साल के लिए मिलता है, पैसा किसको दिया जाता है, ये सारी चीजें होती है सवाल पूछने में। ये कोई सवाल थोड़ी है पूछने वाला कितना परसेंटेज है, ये सवाल आएगा ही नहीं, ठीक है। प्लस कितना देना है नहीं देना वो आरबीआई डिसाइड करेगा कि आप भाई इतना परसेंटेज जो है इसको दे दो, पर वो टाइम टू टाइम रिवाइज करता रहेगा, तो आप न्यूज़पेपर को फॉलो करो और वहां से करंट अफेयर को लिखते रहना इस नोट करके, ठीक है। देखो पहले पेज पे एक न्यूज़ आई है, क्या इकोनॉमी की जीएसटी कलेक्शन ओवर 1.51 करोड़ लाख करोड़, सेकंड हाईएस्ट लेवल, ठीक है। तो इसको आप लिखो, ध्यान में रखना, ठीक है। जब कभी हमारी क्लास में जीएसटी के पास आप पहुंचेंगे तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है, ईयूपी कर दिया पायलट प्रोजेक्ट, क्या है ना, देखा आपने न्यूज़ में ईयूपी जो है उसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, कुछ वो आप देख लेना। ईयूपी यूज्ड टू सेटल 275 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेड्स, इस न्यूज़ को आप जो है एक बार घर जाके देखो। ठीक है, इसको कर जाके देखना। कौन सी न्यूज़, एक कौन सी बोली आपको, एक जीएसटी वाली और एक ये लिखा है ईयूपी यूज्ड टू सेटल 275 करोड़ गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रेड्स। ऊपर न्यूज़ का नाम है सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये सेकेंडरी मार्केट कैसे काम करता है, बस ये आने वाला है उसका आपकी क्लास में, ठीक है। 1-2 दिन में हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो कल की क्लास जब हमने खत्म की थी तो कहाँ तक पहुंचे थे, कल की क्लास में कहाँ तक किया था लास्ट में, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही थी, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही थी। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में मैंने आपको क्या चीज़ें बताई थी कि भाई कहीं पर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है तो हम क्या, सबसे पहला उसका कंडीशन क्या होगा कि लोगों के पास बैंक अकाउंट है, ठीक है। पहली चीज़, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है तो आप बोलोगे लोगों के पास बैंक अकाउंट है। दूसरी चीज़ कि उस बैंक अकाउंट से कुछ लोन भी मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, उस बैंक अकाउंट से लोन ले पा रहे हैं। तीसरी चीज़, कुछ इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है।
ठीक है। और चौथी चीज़ क्या थी? इंश्योरेंस। चौथी चीज़ इंश्योरेंस। तो हमने समझा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर कोई आपको बोले कि किसी कंट्री में फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है और हमें फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी जनता है जो कि बैंकिंग सिस्टम से बाहर है और उनको बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमको जोड़ना है। बैंकिंग सिस्टम के अंदर उनको हमें जोड़ना है। और अगर वो बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहेंगे तो उसके क्या नुकसान होते हैं? ठीक है, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं होगा तो वो उसके नुकसान हो गए। एक ही बात होगी ना। अगर कोई पूछे फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के क्या फायदे हैं, तो जो फायदे होंगे उनका उल्टा लिख दोगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, उसका नुकसान हो गया वो। ठीक है, तो क्या नुकसान हो सकता है फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं हो तो? सबसे पहले आपके बोलोगे बैंक अकाउंट नहीं होगा तो लोग कहाँ जाएंगे? लोग मनी लेंडर के पास जाएंगे, वहाँ से कुछ पैसा लेंगे, वहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा, है ना, वो पूरा एक साइकिल बन जाएगा। फिर ये बैंक अकाउंट और लोन आप एक साथ जोड़ के कुछ बता सकते हो। ठीक है, वो वाली बात पूरी मनी लेंडर वगैरह। फिर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, देखो अगर किसी के पास बैंक अकाउंट ही नहीं होगा तो इसका मतलब वो कहीं पैसा जमा नहीं करवा सकता। ठीक है, अगर किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है इसका मतलब उसका कहीं खाता नहीं है, कहीं सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलवा सकता है। सेविंग्स अकाउंट नहीं होगा इसका मतलब जो नॉर्मल बैंक का सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता है उसको इंटरेस्ट जो नॉर्मल वो नहीं मिलेगा। एफडी नहीं खुलवा सकता। ये तो हो गया जो एकदम ही इमीडिएट जो उसको नुकसान हो रहा है ना, मतलब उसकी जो मनी है वो उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। जैसे अगर ब्रॉड लेवल पे देखें तो भी हमारा मनी मल्टीप्लायर जो है उससे डिक्रीज होता है, और इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो भी एक बंदे का मनी जो है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पाता है ना। आपका मनी कैसे मल्टीप्लाई होता है? आप कुछ सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालते हो, कुछ इंटरेस्ट मिलता है तो 100 के 150 रुपया हो जाता है ना। ठीक है, ऐसे ही होता होगा। अगर आप पैसा कहीं बैंक अकाउंट नहीं है तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आप कहीं पे सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, कोई एफडी आपको नहीं मिल रही है, तो 100 रुपये आपके पास है तो जिंदगी भर आपके पास 100 रुपये ही रहेगा, है ना। ठीक है, फिर महंगाई कितनी भी बढ़े कम हो उसका आपको हमेशा नुकसान ही होगा। क्यों? महंगाई बढ़ जाएगी, जो चीज़ 100 रुपये की थी आज वो 200 रुपये की बिकती है, लेकिन आपके हाथ में अभी भी 100 रुपये है, वो बढ़ा ही नहीं। वो कब बढ़ता? वो तब बढ़ता अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती, है ना। आपने कहीं पैसा एफडी में डाल के रखा होता, कोई सेविंग्स अकाउंट होता आपका, कहीं शेयर बॉन्ड में आपने इन्वेस्ट किया होता, तो ठीक है भाई आज कोई 100 रुपये की चीज़ थी, कल 200 रुपये की मिल रही है, तो मेरे हाथ में भी पैसा जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो मुझे उतनी रिलेटिव महंगाई महसूस नहीं होगी। जबकि किसी के पास अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, घर पे ही पैसा रखते हैं, तो उतना ही पैसा रहेगा, वो डबल तो होगा नहीं, इंक्रीज होगा नहीं। अगर इंक्रीज नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा उसको नुकसान होगा, उसके पैसे उतने के उतने ही रह जाएंगे। ठीक है, ये भी एक घाटा है ना, है कि नहीं है। और लास्ट, कोई भी इंश्योरेंस कवर उसको नहीं मिलेगा अगर कोई आदमी है, उसके कुछ बच्चे हैं, अगर वो एग्रीकल्चर में कोई काम करता है या मानो किसी फैक्ट्री में कोई लेबर है, ठीक है, वहाँ पे फैक्ट्री का लेबर है, कोई वर्कर है, और मानो कि कभी कभी आपने देखा होगा फैक्ट्री में काम करते करते वो हो गया, क्या, हाथ कट गया। ठीक है, हो सकता है ना, एक्सीडेंट हो सकते हैं फैक्ट्री में काम करते करते। फिर जो है एक ही मतलब एक ही सोर्स था उनके पास इनकम का, कि जो उनके फादर थे वो काम करते थे, ठीक है, फैक्ट्री में। माँ जो है उनकी वो भी थोड़ा बहुत काम करती होगी, बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ते होंगे। अभी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वही जो है चला गया, इंश्योरेंस कोई मिला नहीं। ठीक है, फैक्ट्री वाले कहाँ इंश्योरेंस देते हैं? वो बस बोलेंगे जैसे आपका हाथ कट गया तो चलो आपके बदले आपके बेटे को नौकरी दे देंगे, है ना। और उनका बेटा अगर मानो अभी स्कूल में ही पढ़ता है तो बस अगर आप काम करने लायक नहीं हो तो फैक्ट्री आपको निकाल देगी। तो एक टाइप की इंश्योरेंस का जो कवर होना चाहिए, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी, है ना। इंश्योरेंस एक टाइप की क्या होती है? सिक्योरिटी, है ना। कोई अगर चीज़ खराब हो जाए तो आपके पास कुछ एक सिक्योरिटी रहे कि वर्स्ट केस की कंडीशन में भी जो है चीज़ें आपके हाथ से नहीं निकले और आप एकदम सड़क पे नहीं आ जाओ, है ना। कुछ तो आपके पास एक टाइप की सिक्योरिटी रहे, ठीक है। तो वो वाली अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिल पा रही है, तो आप इसका उल्टा लिख दोगे तो बोल दोगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन अगर नहीं हुआ तो ये नुकसान, तो अगर है तो ये सारे फायदे।
ये सारी चीज़ें होंगी, इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, इन्फ्लेशन से लड़ पाओगे, इंश्योरेंस कवर मिल जाएगा, जो बच्चे जो हैं क्या बोलते हैं आप, कुछ भी उसमें आप जोड़ सकते हो क्या, चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ये है ना, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग वगैरह हो सकती है ना, फिर छोटे बच्चों का आप एम्प्लॉयमेंट करवा दोगे, छोटे बच्चे चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट, छोटे बच्चे काम करेंगे, उसके लिए अलग से लॉ भी बनाया कि 14 साल से छोटे बच्चे काम नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर वो सब करना पड़ जाएगा, वो पूरा एक अलग से एक साइकिल बन जाएगा जो जिससे आपको बाहर निकलना है। और वो सब कब होगा, जब किसी के पास पैसा नहीं होता है, फिर वही ये सारी समस्याएं बढ़ती है ना, पैसा नहीं है, फिर वो भिखारी बन जाएगा, फिर भिखारी बन जाएगा, फिर उसको लगेगा कि भाई भीख मांग के भी मेरा जो है गुजारा नहीं चल रहा है, ठीक है, फिर ये सब आप सोसाइटी में पढ़ोगे, अगर आप सोशल इशूज सोसाइटी अगर आप पढ़ोगे तो ऐसे ही जो है चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अर्बन स्लम्स बन जाएंगी, लोग आते हैं काम करने के लिए सिटी में, वहाँ स्लम बन जाती है, अर्बन स्लम के साथ एक कोई बड़ी सिटी होती है, फिर ऐसा होने की वजह से दो अलग अलग टाइप के लोग, फिर वहाँ पे वो क्राइम बढ़ जाता है, चोरी चकारी बढ़ जाएगी, है ना, ऐसा देखा होगा ना आपने, होता है कि नहीं होता है, अर्बन स्लम्स वगैरह वाले एरिया में क्या क्राइम रेट बहुत ज़्यादा होता है, छोटी मोटी चीज़ के लिए बिल्कुल कहीं पे पैसा नहीं मिल रहा, घर पे क्या पता एकदम मजबूरी में ही करना पड़ रहा हो, क्या पता वो बंदा जो है वो उसका मन ना हो ऐसा करने का, लेकिन क्या पता उसकी छोटी बहन बीमार है, माँ भी बीमार है, पिता जो है वो मर गए, अभी कहीं से दवा दारू लेकर नहीं है माँ के लिए, तो फिर वो देखेगा रास्ते में कोई चल रहा है, उसकी चेन खींच ली, किसी की पॉकेट मार ली, ठीक है, तो ऐसी सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अगर आपके पास ये बैंक अकाउंट नहीं होगा, लोन की अपॉर्चुनिटी नहीं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इंश्योरेंस नहीं, तो ये सारी चीज़ें आप घूम फिर के जितना लिखना चाहते हो पूरा आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब कुछ भी लिखोगे, संगीत नहीं, मतलब इससे मिलता जुलता, ठीक है, इससे मिलता जुलता अगर आप कुछ इसमें लिख दोगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। काम कहाँ आएगा, मेंस में कोई सवाल आ सकता है आपको इस पर, ठीक है, ये प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है, मेंस का कोई सवाल बन सकता है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आप कुछ बताओ। तो इतना हमने देख लिया था कल, ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मॉनेटरी पॉलिसी जब हम पढ़ रहे थे तो मॉनेटरी पॉलिसी में उसकी कुछ दिक्कतें थी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ दिक्कतें थी, क्या दिक्कत थी, मॉनेटरी पॉलिसी की कुछ डिमांड साइड और सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट थे। डिमांड साइड वाले जो थे वो आरबीआई हैंडल कर सकता था, लेकिन सप्लाई साइड वाले आरबीआई के हाथ से बाहर थे। तो सप्लाई साइड वालों को जो कंस्ट्रेंट थे उसमें जो दिक्कतें थी उससे लड़ने के लिए एक कमिटी को बनाया गया, क्या नाम था, नहीं, नरसिम्हन कमेटी कहाँ से आ गई मॉनेटरी पॉलिसी, उर्जित पटेल कमेटी, है ना, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बनाया गया था, उर्जित पटेल कमेटी। तो वैसे ही ये फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपको लड़ना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम क्या है, ठीक है, ऐसा एक कमेटी बनाई गई, उसका नाम क्या है, नचिकेत मोर कमेटी, ठीक है, ठीक बात है। पहले आप क्या करते हो कि कोई दिक्कत है तो आप दिक्कत को एनालाइज करते हो कि ये सारी दिक्कतें चल रही हैं, फिर आप क्या करते हो, ठीक है, आप समझ गए कि ये दिक्कतें हैं, इनके लिए कुछ सॉल्यूशन लाना चाहिए, तो सॉल्यूशन लाने के लिए आप क्या करते हो, पहले कोई कमेटी बिठाते हो, वो कमेटी कुछ रिकमेंडेशन देगी, फिर आप देखते हो कि इन रिकमेंडेशन पे काम करना चाहिए और उससे आप आगे बढ़ते हो, ठीक है। वैसे ही अगर मॉनेटरी पॉलिसी में दिक्कत थी तो क्या किया गया, उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, सीपीआई पे जोर दिया जाए और फिस्कल कंसोलिडेशन किया जाए और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच आप मत अपनाओ, आप सिर्फ इन्फ्लेशन को टारगेट करो, और क्या चीज़, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आप बनाओ, है ना, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ये फाइनेंशियल इंक्लूजन आपको करनी है तो उसके लिए आपने एक कमेटी बनाई जिसका नाम क्या है, नचिकेत मोर कमेटी। और नचिकेत मोर कमेटी ने बोला कि भाई आप क्या करो, 2016 तक उनकी रिकमेंडेशन तो ऐसी थी, अब हुई है कि नहीं हुई है वो छोड़ो, उन्होंने बोला 2016 तक जो है ना, हर एक 18 साल से ऊपर का जो बंदा होगा इंडिया में उसका आपको यूनिवर्सल बैंक अकाउंट खोल देना है, ठीक है। नचिकेत मोर ने क्या बोला कि भाई 2016 तक आपको हर 18 साल से ऊपर वाला जो बंदा होगा
मोर देन 18 ईयर, उसका आपने क्या खोलना है, यूनिवर्सल बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जब उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी होगी ना कि आपको ये यूनिवर्सल बैंक अकाउंट आप खोलो, उसी के बाद आपकी क्या कौन सी स्कीम आई होगी, जनधन योजना, जो हमने कल स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, तो किसी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर कोई स्कीम लाई जाती है, तो हमने इस कमेटी ने जैसे बोला होगा, नचिकेत मोर कमेटी ने, कि आप भाई यूनिवर्सल बैंक अकाउंट खोल दो, सबके 18 साल से जो भी ऊपर है उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो अगर उसका बैंक अकाउंट होना चाहिए तो उसके लिए सरकार फिर बोलेगी ठीक है भाई बैंक अकाउंट होना चाहिए, आप क्या लेकर आओगे स्कीम, जनधन योजना। क्या लेकर आओगे, जनधन योजना। और उसके क्या क्या फीचर्स थे, जनधन योजना के क्या क्या फीचर थे, जनधन योजना के फीचर थे कि आप अकाउंट खोल दोगे सबसे पहले, है ना, अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, जीरो बैलेंस वाला आपने अकाउंट खोल दिया। उसके बाद रुपए का डेबिट कार्ड दे दिया, रुपए डेबिट कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड दे दिया। उसके बाद एक्सीडेंटल कवर, एक्सीडेंटल कवर भी दे दिया। ठीक है, और फोर्थ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आप सोचो क्या दिमाग में रख के किया होगा, भाई इसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है, अभी वो चोरी चकारी पे नहीं उतरा है ना, अब एकदम खाने को ही कुछ नहीं है, तो तब बंदा जो था वो कहीं पे जा रहा था कुछ भी अनएथिकल काम करने के लिए सोसाइटी में, तो वैसा भी नहीं हो, जीरो अकाउंट पे भी उसको कुछ तो पैसा मिल जाए, है ना, उसके लिए देखो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी बनाई है। ठीक है, इंश्योरेंस कवर भी दिया है, कार्ड भी दिया है, सब सारी चीज़ों को है कवर करने की कोशिश की गई है इस स्कीम में। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितनी बोली मैंने आपको, 10,000 रुपये आप ओवरड्राफ्ट, और एक्सीडेंटल कवर कितना, 2 लाख रुपए का। जब स्कीम बनाई गई थी तब ये कम होता था, है ना, तब एक्सीडेंटल कवर 1 लाख का होता था, ओवरड्राफ्ट 5,000 का होता था। ठीक है, लेकिन आज के टाइम अगर आप देखोगे तो क्या ओवरड्राफ्ट 2 लाख का एक्सीडेंटल कवर, क्या चीज़, समझ नहीं आई, बाकी बैंक मतलब जिस भी बैंक में जनधन अकाउंट खुला होगा वो देगा। अभी जनधन अकाउंट खोलना है तो सरकार ने बनाए होंगे ना बैंक, किस किस बैंक में आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते हो, है ना, जनधन अकाउंट खुल रहा है तो जैसे आप SBI में जाके भी खुलवा सकते हो, PNB में भी जाके खुलवा सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, अलग अलग बैंक में आप जनधन अकाउंट खुलवा सकते थे। जो भी जनधन अकाउंट होगा उसके ऊपर आपको ये एक्सीडेंटल कवर मिलेगा, जो भी जनधन अकाउंट होगा उसके ऊपर आपको ये वाला एक्सीडेंटल कवर मिलेगा। अब वो जनधन अकाउंट कौन से बैंक में खुला है उससे लेना देना नहीं है, वो जिस भी बैंक में खुला होगा उसको देना पड़ेगा अगर वहां पे ये जनधन अकाउंट है तो। ठीक है ना, ठीक है, तो यहां तक हमने समझ लिया था क्या, जनधन योजना। फिर हमने क्या समझा था कि भाई ये 2 लाख का जो एक्सीडेंटल कवर है ये आपको तभी मिलता है जब आप क्या करोगे, 45 डेज में अगर आप ये कार्ड यूज करोगे। क्यों, क्योंकि बात समझ आ गई थी ना, ये जो चीज अभी मैंने समझाई थी कि रुपए इससे क्या करता है, वो चीज आपको समझ आई है, क्या करता है रुपए उससे, समझ आ गई ना, ठीक है, समझ आ गई तो फिर आगे चलते हैं। आगे समझ आ रहा है आपको, सही में बताओ, ऐसे तो नहीं हवा में सर के सामने यस यस बाद में अरे सर को पढ़ाना नहीं आता, ऐसा तो नहीं है, आ रहा है ना, समझ आ रहा है ना। तो फिर हम कहाँ पहुँचे, हम पहुँचे क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक में। हम ये सारी चीज़ें देख रहे थे ना, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक वाला टॉपिक चल रहा था ना हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक। और उस बैंक में हमने क्या देख लिया था, कमर्शियल बैंक हमने ऑलमोस्ट देख लिए थे कैसे काम करते हैं, है ना। कमर्शियल बैंक के अंदर क्या था, पब्लिक सेक्टर बैंक, और क्या था, प्राइवेट बैंक, उसके बाद फॉरेन बैंक,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट देख ली थी, इसमें किसकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम कहाँ गए थे, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक में मैंने आपको बताया था एक होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, एक होता है रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, एक क्या होता है, नहीं मल्टी स्टेट, फिर एक होता था PACS, है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। फिर एक मैंने आपको बोला कि रीजनल रूरल बैंक्स होता है, RRB होता है। फिर मैंने आपको कुछ बताया था स्मॉल बैंक होते हैं और कुछ होते हैं पेमेंट बैंक्स। तो जरा इनमें जो कुछ बचे हुए चीज़ें हैं उसको एक बारी पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर देखेंगे कि बैंकों में क्या समस्या है, उससे लड़ने के लिए जो भी सारा अलाइड टॉपिक्स यहीं पे आज हम देखेंगे। यहाँ तक अगर हमने बात कर ली थी तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोऑपरेटिव बैंक है और कोऑपरेटिव बैंक का क्या मोटिव था, मतलब क्या उसका बेसिक फंक्शन, किस रूल के ऊपर चलता है वो, नो प्रॉफिट नो लॉस, है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाले बैंक जिनका नाम क्या है, कोऑपरेटिव बैंक्स। अगर अब ये इनका जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफ्रेंसिएशन किया गया है, किस बेसिस पे इनको डिवाइड किया है, वो किस पे किया है, एरिया ऑफ लोकेशन, है ना, एरिया ऑफ लोकेशन पे किया है डिवाइड। तो अर्बन एरियाज में या सेमी अर्बन एरियाज में अगर ये खुले होंगे, इनकी ब्रांचेस होगी, तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। फिर अगर ये रूरल एरियाज में खुले होंगे तो आप क्या बोल दोगे, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। अगर ये खुले होंगे एक से ज़्यादा स्टेट में, मोर देन वन स्टेट, लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, तो आप बोलोगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। और लास्ट आप क्या बोलोगे, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। और फिर ये एक चीज़ थी रीजनल रूरल बैंक्स, तो इसको पकड़ते हैं कि ये RRB क्या है। कोऑपरेटिव बैंक आपको समझ आ गया ना क्या क्या है। देखो नाम क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स, नाम क्या है, रीजनल रूरल बैंक्स, RRB। तो इसमें क्या मैंने आपको बताया, आप देखो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी होगी, आप समझो। रीजनल रूरल बैंक बनाने के लिए किसी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया होगा कि भाई हमने इन कमर्शियल बैंकों को बहुत बोला कि आप जो है, रिकमेंडेशन भी दी, नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन क्या दी, 25% ऑफ द बैंक ब्रांचेस जो है आपको रूरल अनबैंक्ड एरिया में खोलनी है। लेकिन भाई हमने रिकमेंडेशन दी, लेकिन ये अभी भी उतना मान नहीं रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमारी बात उतनी मान नहीं रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, रूरल पेनिट्रेशन और बढ़ाना चाहिए, रूरल पेनिट्रेशन और जो है बढ़ाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, अलग से क्या करते हैं, 2-3 बंदे आपस में मिल जाते हैं और एक और अपना बैंक बनाते हैं, रीजनल रूरल बैंक, जिसको क्या बोलेंगे कि आप उन्हीं एरिया में काम करो जहां पे अभी कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाए हैं, जहां पर अभी कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच पाए हैं, वहां पर जाकर आप ये रीजनल रूरल बैंक्स खोलो। रीजनल रूरल बैंक्स में मैंने आपको क्या बोला था, सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो आएगी, साथ में कौन आएगी, स्टेट गवर्नमेंट, साथ में कौन आएगा, स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट आएगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट पैसा देगी, कुछ स्पॉन्सर बैंक, लिख लो अच्छे से, है ना, स्पॉन्सर बैंक। जैसे मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक, ऐसे अलग अलग बैंक होंगे, एक टाइप के रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए, उनको जो है डिवाइड किया गया कि अर्बन एरिया में है तो अर्बन नहीं, ये तो कोऑपरेटिव बैंक है ना। रीजनल रूरल बैंक जब बनाए गए तो इनको क्या बोला कि आप कहाँ पर आओ, रूरल अनबैंक्ड एरियाज में, कहाँ पर, रूरल अनबैंक्ड एरियाज, ठीक है। रीजनल रूरल बैंक ओपन हो गए, खुलने लग गए, काम करने लग गए। और आप देखो कि रीजनल रूरल बैंक जब खोले ना, तब स्टार्टिंग में आप देखो हर चीज़, जब आप आंसर लिखोगे तो पहले आप लिखोगे कि उसको बनाया क्यों गया, उसकी क्यों ज़रूरत थी, फिर अगर उसको हटाया गया या उसमें कोई दिक्कतें आई फिर वो लिखोगे, फिर आप उसका वे फॉरवर्ड लिखोगे कि आज के टाइम पे क्या करंट अफेयर में चल रहा है और कैसे काम इसको करना चाहिए। पहले आप क्या लिखोगे कि रीजनल रूरल बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो थे वो रूरल अनबैंक्ड एरियाज में नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है रीजनल रूरल बैंक्स बनाएंगे, उसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ स्टेट गवर्नमेंट देगी, कुछ स्पॉन्सर बैंक देगा। ये मैंने आपको कल लिखवाया था क्या, कितना कितना होता है, ठीक है। 50% देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पॉन्सर बैंक इसका
35% देता है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट 15% देती है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट कितना देती है? 15%, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 50% और 35% पैसा जो है वो कौन देगा? स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। चलो ऐसा कुछ सेटअप किया, इसको काम करने दिया, लेकिन आप देखो आगे चल के क्या होगा, क्योंकि ये रीजनल रूरल बैंक है, ठीक है, इसमें कुछ हिस्सेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट की है, कुछ एक स्पॉन्सर बैंक है, तो इसमें पॉलिटिसाइजेशन होने के चांसेस इसमें भी खूब है, ठीक है। दोनों में यही दिक्कत है, जो आपके कोऑपरेटिव बैंक होंगे ना उसमें अलग टाइप की पॉलिटिसाइजेशन होगी, ये रीजनल रूरल बैंक में अलग टाइप की पॉलिटिसाइजेशन होगी, ठीक है। एक तो इसमें पॉलिटिसाइजेशन की दिक्कत, ऊपर से आप बोलोगे कि मेरे इसको लोन दे दो, इसको लोन दे दो, इनको लोन आपको देना चाहिए। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको बनाना अब क्यों कम कर दिया, ठीक है, नए रीजनल रूरल बैंक्स क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि भाई कमर्शियल बैंक ने अपना पेनिट्रेशन बढ़ा दिया, कमर्शियल बैंक ने अपना पेनिट्रेशन बढ़ा दिया, क्योंकि कमर्शियल बैंक का पेनिट्रेशन बढ़ गया, वो भी पहुंच गए कहाँ पे? रूरल अनबैंक्ड एरियाज में, तो फिर जो इसका पर्पस था वही डिफीट हो गया है ना। रीजनल रूरल बैंक बनाने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि जो कमर्शियल बैंक है वो पहुंच गया, आपको गली गली अब कमर्शियल बैंक दिख जाते हैं, ठीक है। आप कहीं पर भी पहुंच जाओ, उधर आपको कोई ना कोई SBI की ब्रांच, कोई ना कोई PNB की ब्रांच आपको दिख जाएगी। इसका मतलब क्योंकि कमर्शियल बैंकों का पेनिट्रेशन बढ़ा, रीजनल रूरल बैंक बनाने की जो मोटिव था वो डिफीट हो गया, उसका कोई काम नहीं है, इसीलिए एट प्रेजेंट नए कोई रीजनल रूरल बैंक अब नहीं बन रहे हैं। ऐसे आप प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे बोल दोगे कि नए रीजनल रूरल बैंक अब नहीं बन रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक जो है उन्होंने इनका काम पकड़ लिया है जो इनको करना था, ठीक है। बात समझ आ गई? तो इसको आप क्या बोलोगे? एक टाइप का RRB, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स। अब आप देखो ये कोऑपरेटिव बैंक में अर्बन रूरल मल्टी स्टेट, ये RRB आपको बता दी, ये इतना कोई काम का नहीं है, हम पकड़ते हैं ये जो मेन है ना अर्बन रूरल और मल्टी स्टेट। आप देखो इनमें क्या दिक्कतें हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती है, कोऑपरेटिव बैंक कैसे बना होगा, वो मैंने आपको कल बताया था, है ना। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करती हैं, कुछ लोग आपस में आए होंगे कि ठीक है हमें अच्छा काम करना चाहिए, लोगों को लोन देना चाहिए जिनको ज़रूरत है, बैंकों तक जो नहीं पहुंच पाते हैं इजी प्रोसेस रखेंगे, लोगों को आसानी में लोन दे देंगे, ठीक है। आप देखो स्टार्टिंग के टाइम पे ना ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते थे, स्टार्टिंग के टाइम पे जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते थे ना, उनको कोई RBI से बैंकों का लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं होती थी, वो कोई RBI से बैंक लाइसेंस नहीं लेते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते थे वो RBI के पास जाके कोई भी लाइसेंस नहीं लेते थे, उनको बस क्या करना होता था, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके पास जाके बस अपने आप को, ठीक है, आप क्या करो, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जाओ, ठीक है, उधर जाके खुद को बोलो कि ठीक है हम ऐसा करना चाहते हैं, हमें एक कोऑपरेटिव बैंक खोलना है, हमें यहाँ परमिशन दे दो। तो किसके पास जाएंगे वो? हर स्टेट का ना अपना एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक वो होता है रजिस्ट्रार, ठीक है, ठीक है। स्टेट रजिस्ट्रार होता है किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का, हर स्टेट का अपना अपना होगा, ठीक है ना, हर स्टेट का अपना अपना होगा। उसके पास ये जाएंगे, स्टेट रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम कोऑपरेटिव बैंक खोलना चाहते हैं, आप हमें कुछ लाइसेंस दे दो, कुछ अनुमति दे दो कि हम इसको खोल पाएँ। तो वो क्या करते थे, इससे कुछ परमिशन लेते थे और बैंकिंग ऑपरेशन करते थे, ठीक बात है। आप देखो कोऑपरेटिव जो सोसाइटी होगी वो उसका पहले ना सेंट्रल कंट्रोल कोई नहीं था, है ना। किसी स्टेट में हम देखेंगे कि कोऑपरेटिव जो सोसाइटी की मूवमेंट है वो किसी स्टेट में बहुत अच्छी है, किसी स्टेट में अच्छी नहीं है। जैसे क्या, गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी की मूवमेंट बहुत तेज है, उससे क्या बना, हमारा अमूल बन गया। गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छी थी, वहाँ से अमूल बना। पंजाब में कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी, सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, वो पास आए तो उन्होंने कैसी चीज़ें बनाई, जैसे लिज्जत पापड़, है ना, पिछली बारी मैंने आपको बताया था। लिज्जत पापड़ एक फैंटास्टिक एग्जांपल ऑफ हाउ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज वर्क, ठीक है। तो जैसे लिज्जत पापड़ हो गए, या आजकल भी आप देखोगे, अगर आप इंटरनेट वगैरह चलाते हो तो आप देखोगे कि कुछ आता है, एक और है ब्रांड, आजकल एक नया ब्रांड है क्या, पहाड़ी स्टोरी। ये आप ऐसे लिख सकते हो, ये ना कहाँ काम आता है, आप मेंस की आंसर राइटिंग करोगे ना, वहाँ आप लिख सकते हो कि नाउ डेज वी हैव सीन कि देयर इज वन SHG,
सेल्फ हेल्प ग्रुप नेम्ड पहाड़ी स्टोरी, ठीक है, लोकेटेड इन द हिमालयस, विच इज़ ए ऑल वुमेन ग्रुप, ठीक है, दैट स्पेशलाइजेज इन मेकिंग पिकल्स, जैम्स, ठीक है। तो ये सब आप लिख सकते हो। तो ये क्या है, पर्टिकुलर एरिया में जो है कुछ कोऑपरेटिव मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इसीलिए हर स्टेट में ऐसा नहीं होगा कि कोऑपरेटिव बैंक का होना या सोसाइटी का डेवलप होना, हर स्टेट का अलग अलग लेवल पे वो डेवलप हुई होंगी, ठीक है। सही बात है कि नहीं, समझ आ रहा है, ठीक है। जैसे सदर्न स्टेट हो गई और जो हमारी वेस्टर्न स्टेट्स होगी वहाँ पे ये कोऑपरेटिव मूवमेंट कुछ हद तक अच्छी चली, ठीक है। फिर क्या हुआ, क्योंकि ये कोऑपरेटिव बैंक है, क्योंकि ये एक टाइप का कोऑपरेटिव बैंक है। आप देखो मैंने आपको बताया था बैंक कैसे काम करता है। बैंकों के का कोई नीचे शेयर होल्डर होगा, शेयर होल्डर के ऊपर क्या होंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर क्या होगा, एक सीईओ होगा, है ना। आप देखो उसमें क्या होता है कि जिसकी ज़्यादा शेयर होल्डिंग होती है ना, उसके पास ज़्यादा से होता है कंपनी में, है ना। जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होगा उसकी ज़्यादा चलती है। ये ऐसी कंपनी काम करती है ना, जिसके पास ज़्यादा शेयर होंगे उसकी ज़्यादा चलती होगी। जैसे रिलायंस कंपनी है, उसके मेजॉरिटी शेयर अगर मुकेश अंबानी के पास है तो उसी को आप बोलोगे ओनर भी है, उसी की ज़्यादा दबदबा है पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, ठीक है। तो वैसे ही बैंक में भी होता है। लेकिन जो आपका कोऑपरेटिव बैंक होता है इसमें 1 पर्सन 1 वोट होता है ना, 1 पर्सन 1 वोट, क्या एक टाइप की पारदर्शिता, ठीक है, कि कोई भी बंदा जो है वो दूसरे पे हावी नहीं हो सकता, ठीक है। 1 पर्सन 1 वोट टाइप से ये चलता है, इसीलिए तो इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि शेयर होल्डिंग ज़्यादा है वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन आप देखो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होगी ना, या ये कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं, अर्बन हो, रूरल हो, मल्टी स्टेट हो, इनमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि इनकी मेंटेलिटी ये है कि हम जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलेंगे ना, तो प्रॉफिट तो छोड़ो बहुत ज़्यादा लॉस होता है इनको, ठीक है। ये एकदम ही लॉस में जा रहे थे, कोई इनका सारा जो पैसा आता था वो सब डूब जाता था, पैसा कोई रिकवर नहीं हो पा रहा था, ठीक है। जैसे आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा एक बैंक था कोऑपरेटिव बैंक, वो कौन सा बैंक था, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा, मल्टी स्टेट वाला कोऑपरेटिव बैंक। उस बैंक का मेरे ख्याल से नाम था पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। घर जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। कोई बैंक था, 2020 की बात है, 2020 की बात है। एक पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, एक टाइप का क्या हुआ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। और इसने किसी को पैसा दे रखा था और वो सारा पैसा जो है डूब गया, वो सारा पैसा डूब गया। अब देखो अगर पैसा डूब गया और इसको ऊपर से मॉनिटर कौन कर रहा है, मॉनिटर कौन कर रहा है कोऑपरेटिव बैंक्स को, क्या आरबीआई मॉनिटर कर रहा है, आरबीआई मॉनिटर नहीं करता है। देखो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होती है ना, उसको आप क्या बोलोगे, इसका डुअल मॉनिटरिंग होती है, इसकी क्या डुअल मॉनिटरिंग होती थी। एक कौन करता था, थोड़ी सी आरबीआई करती थी। जैसे मानो अगर बैंक कोई 10 फंक्शन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें से 2-3 फंक्शन जो है वो आरबीआई देख लेता था, लेकिन इसकी मेजॉरिटी जो मॉनिटरिंग थी वो कौन करता था, स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। मैं अभी बताऊंगा ना आपको, ठीक है। जो इसकी डुअल मॉनिटरिंग है उसमें आप क्या बोलोगे कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनकी डुअल मॉनिटरिंग थी, ठीक है। क्या था, आरबीआई कुछ फंक्शंस को मॉनिटर करता था, कुछ फंक्शंस को स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वो मॉनिटर करते थे। अब कहीं पर भी डुअल अगर मॉनिटरिंग होगी, ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कत आएंगी, है ना। आरबीआई के पास इसका फुल कंट्रोल नहीं है। और स्टेट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, आप देखो बहुत ज़्यादा रिलीजन, कास्ट, उसके बेस पे क्या उनका अपना एक नेक्सिस बन जाता है वहाँ पे, समझ रहे हो, एक अपना नेक्सिस बन जाता है। जैसे मानो अमूल होगा तो वहाँ के वहाँ जो पाटीदार हैं, पटेल वगैरह, वो अगर पूरे उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ग्रुप में है, ठीक है, तो वो अपने वो पटेल लोगों को जो ज़्यादा वो करेंगे, ठीक है, बात समझ आई। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये जो है ना, रिलीजन का होना, कास्ट का होना, रेस का होना, अपने रीजन का है, ये मेरे गांव का है तो इसको ज़्यादा सस्ते में लोन दे दूंगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है, उस हिसाब से बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होती है। और फिर जब गड़बड़ी हो जाती है तो ये स्टेट रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनको तो पता होता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है ना, यही तो ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ऊपर से किसी का अच्छे से कंट्रोल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और यहाँ से क्या हो रहा था, इवन इनका जो इनको बनाया गया था, किस मोटिव से बनाया गया था कि आपको उन लोगों को पैसा देना है जिनको पैसा नहीं मिलता। पर ये क्या करते थे,
बड़े बड़े बिजनेसमैन, उनको भी फालतू में जो है पैसा बांटे जा रहे थे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जिनको इनको पैसा देना चाहिए उनको नहीं, किसी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेड ने बोल दिया भाई ठीक है आप जाओ, किसी मेंबर ने बोला इस बड़े बिजनेसमैन को आप पैसा दे दो, इसको पैसा दे दो, ठीक है, पैसा वैसा दे दिया। अब पैसा दे दिया और वहां से रिकवर नहीं हुआ तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, वहां से एनपीए हो गया, वहां से पैसा आएगा नहीं वापस, तो दिक्कत। तो क्या हुआ, ये जो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक था, इसका पैसा ऐसे ही डूब गया। कब? 2020 में। 2020 में अखबार में एक दिन न्यूज़ आती है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक उसने अपने आप को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, इतना इतना उसका एनपीए हो गया, ठीक है, तो दिक्कत होगी। अब जिसका पैसा कोऑपरेटिव बैंक में फंसा था, ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, अचानक से कोई बोले बैंक बंद होने वाला है तो सारे लाइन में लग जाएंगे, लाओ हमारा पैसा वापस दो, हड़कंप मच गया। जिन जिन बंदों ने इस कोऑपरेटिव बैंक में अपना खाता खुलवाया होगा वो सारे आगे, हमें हमारा पैसा दो, ठीक बात है। और जब इसके ऊपर आरबीआई का कंट्रोल ही नहीं था तो किसी की जवाबदेही भी नहीं थी, कहाँ से पैसा वापस करेंगे, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई ने 2020 में बोला कि भाई एक काम करते हैं, सरकार ने एक नोटिस निकाला, सरकार ने बोला कि आज के बाद से जितने भी अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनका कंट्रोल पूरा का पूरा जो है हम किसको दे देंगे, आरबीआई को। और अब स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास क्या बचेगा, सिर्फ रूरल और ये क्या प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, ये दो तीन चीज़ें हैं जो अब स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करेगी, जिस पे मॉनिटर करेगी। जो अर्बन है और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उसका जो कंट्रोल है किसको दे दिया, आरबीआई को। क्यों दिया, बात समझ आ गई, क्यों ऐसा हुआ? मतलब लिख लोगे ना, आंसर आएगा तो आंसर लिख लोगे ना, समझ आ रही है ना सब? जो अर्बन वाला है और जो मल्टी स्टेट है, ठीक है, अर्बन और मल्टी स्टेट वाला जो है उसकी किसको दे दी पूरी की पूरा कंट्रोल, आरबीआई को। तो ये सारी आपकी स्टोरी है कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसका कंट्रोल किसके पास होता है, उसमें क्या दिक्कतें हो रही थी, उससे लड़ने के लिए आज के टाइम पे क्या किया गया, ठीक है। किसका? प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो स्टेट रजिस्ट्रार जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना उसी के पास होता है। नहीं, वो इतना कुछ उनका काम नहीं होता। अब क्या होता है ना, कुछ बहुत बड़ा उधर भी हो जाएगा तो फिर आरबीआई फिर बीच में इंटरवीन करता है, ऐसे उन्होंने सारे काम जो है डेलीगेट करके रखे होते हैं कि आप ही सब संभालो, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा बैंकिंग सिस्टम है। अब एकदम प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी तक जाना मुश्किल है, जबकि अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स बड़े होते जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग पैसे भी डिपॉजिट करा रहे थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन को उन्होंने पैसा भी दिया था, ठीक है, तो अब इनका भी बेस बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो गए थे, इसीलिए अब इनको कंट्रोल करना ज़रूरी हो गया था आरबीआई को, ठीक है। तो यहाँ तक क्या पढ़ लिया, यहाँ तक हमने क्या पढ़ लिया, बैंक हमने पूरे देख लिया, ठीक है, कौन सा बैंक है, क्या है, कैसे काम करता है, सब देख लिया। अब हम कहाँ पे आते हैं, एनबीएफसी को देख लेते हैं थोड़ा सा और फिर इसको ख़त्म करेंगे बैंकिंग को। एनबीएफसी में मैंने आपको क्या बताया था, एनबीएफसी नहीं, आप ऐसे लिखो एनबीएफआई, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी, ठीक है, ये क्या है, एक टाइप का इंटरमीडिएटरी है। स्टार्टिंग में क्या बताया था, एक यहाँ कुछ डिपॉजिटर, यहाँ कुछ बोरोवर, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी, है ना, ठीक है। इंटरमीडिएटरी दो टाइप के हो सकते हैं, एक बैंक हो सकता है और एक नॉन बैंक हो सकता है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी के अंदर आपका क्या आता है, एनबीएफसी, और एक चीज़ आती है जिसको आप बोलते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, AIFI, ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दूसरी चीज़ क्या है, एनबीएफसी, ठीक है। अब ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में चार नाम मैंने आपको बताए हैं पहले भी। एक का नाम क्या होता है, एक का नाम नाबार्ड, एक का नाम सिडबी, एक का नाम एग्जिम बैंक और एक का नाम क्या, नेशनल हाउसिंग बैंक। चलो, ये जो चार हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, AIFIs, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या आ गया, नाबार्ड आ गया, सिडबी आ गया, एग्जिम आ गया और नेशनल हाउसिंग बैंक आ गया। क्या आ गया, नेशनल हाउसिंग बैंक। और लास्ट जो बचा उसमें एनबीएफसी हो गया, और उसमें भी अलग अलग टाइप होती हैं,
डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग, और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज। फिर उनके अपने अपने टाइप, ठीक है, कि वो एनबीएफसी कहाँ काम कर रही है, रियल एस्टेट में काम कर रही है, शेयर मार्केट में काम कर रही है, वो क्या क्या कर रही है, फिर वो अपने उसके अलग से डिस्टिंक्शन हो जाएगी एनबीएफसी में, ठीक है। समझ आ रही है ना? तो क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी में दो चीजें, क्या, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी। ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में 4, नाबार्ड, सिडबी, एक्जिम, एनएचबी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में 2, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है, एनबीएफसी। बात ठीक है? ठीक है भाई, यहां तक समझ आ रहा है तो आ जाओ इधर। सबसे पहले का नाम क्या है? नाबार्ड। सबसे पहली का नाम नाबार्ड। सबसे पहली का नाम नाबार्ड। ठीक है, तो नाबार्ड का काम क्या है? ये इसका नाम में क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का काम क्या है? एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो लोन देना है वो काम होता है किसका? नाबार्ड का। नाबार्ड का काम क्या है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए अगर आपको लोन देना है तो किसके पास जाना पड़ेगा? नाबार्ड के पास। नाबार्ड का काम है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देना। ठीक है, तो भाई ये किसका है ये नाबार्ड? इसमें किसकी शेयर होल्डिंग है? तो आप क्या बोलोगे? 100% जो है ये किसका है? GOI। 100% किसका है? GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 100% इसमें शेयर होल्डिंग है। किसमें? नाबार्ड के अंदर। नाबार्ड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% शेयर होल्डिंग। मैं आपको आज के टाइम का बता रहा हूँ, ऐसे पहले ये RBI के अंदर होता था, ठीक है, पहले ये RBI के अंदर होता था। आज के टाइम पे क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है ये पूरा का पूरा 100%। फिर डायरेक्टली बजट से इसका कॉर्पस डिसाइड हो जाता है। बजट में गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि इस बार जो है इतना इतना पैसा जो है हम नाबार्ड के अंदर डालेंगे और वो उतना पैसा आगे देगा, ठीक है। और क्या चीज़ बताएं? और याद करो, वो PSL नॉर्म वाला जो पैसा बच जाता था वो घूम के किसके पास आता था? नाबार्ड के पास। तो इसका और काम कहाँ पर है? वो PSL वाला अगर आपने पैसा पूरा जमा नहीं करवाया, घुमाया नहीं, तो वो वाला पैसा घूम के वापस कहाँ आ रहा था? नाबार्ड के पास। वो पैसा किसके पास आता था? नाबार्ड के पास। तो इसके 4 चीज़ें आपको पता चल गई। नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए लोन देने वाली चीज़, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग, बजट में इसका पूरा कॉर्पस डिसाइड कर देते हैं कि कितना पैसा हमें नाबार्ड में देना है। और लास्ट PSL वाले नॉर्म अगर आप फुलफिल ना करो और वो पैसा आपका बच जाए तो वो घूम के आपको किस में डिपॉजिट कराना पड़ता है? नाबार्ड में, जो कि नीचे कहाँ देता है? रूरल, वो भी नीचे ऐसे ही देता ना, मैंने क्या लिखा था? रूरल डेवलपमेंट, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के लिए वो आगे वो पैसा देता है। तो ये चीज़ किसके बारे में समझ आ गई? नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड के बारे में बात समझ आ गई? नाबार्ड समझ आ गई तो आओ फिर सिडबी। नहीं, नाबार्ड समझ आ गई तो सबसे पहले क्या करते हैं? एक्जिम बैंक देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्जिम बैंक। एक्जिम का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्जिम बैंक का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। एक्जिम बैंक क्या है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। काम क्या है? जो भी बड़े बिजनेसमैन वगैरह जिनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है उनको कुछ लोन चाहिए, ठीक है, तो स्पेसिफिकली उसके लिए एक बैंक बनाया गया जिसका नाम क्या है? एक्जिम बैंक। आप समझ जाओ, इसके नाम में ही लिखा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, मतलब बड़े बिजनेसमैन जिनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए पैसा चाहिए, ठीक है, उनको अगर लोन में पैसा चाहिए तो वो इस एक्जिम बैंक के पास जा सकते हैं। क्यों बनाया गया अलग से सर? बाकी इतने सारे बैंक हैं, ठीक है, आपको पता है अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज़्यादा पैसे की जरूरत है, लिक्विडिटी हमेशा होनी चाहिए, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, अलग से एक बैंक बना दिया भाई, आप इसका काम आप संभालो, ठीक है, तो अलग से एक बैंक बना दिया। किसके पास इसकी पूरी शेयर होल्डिंग है? आपके बोलोगे 100% किसका है? 100% GOI। एक्जिम बैंक भी किसका है? 100% GOI। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बैंक है। 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये बैंक है। बचे कौन सी 2 चीज़ें?
बची सिडबी और एक नेशनल हाउसिंग बैंक। एक है जिसका नाम क्या है, नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। नेशनल हाउसिंग बैंक ना 100% है किसका, RBI का। कुछ दिक्कत होगी ना घर जाके एक बारी रीड कर लेना है ना, ऊपर नीचे अगर कहीं हो जाए। वैसे तो यही है 100% किसका है, RBI का, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। और ये किसके लिए पैसा देता है, उसका नाम में लिखा है हाउसिंग बैंक है, ठीक है। रियल एस्टेट वगैरह का जो लोन होगा वो कौन देगा, लिख लो आप, रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के लिए जो लोन होगा, रियल एस्टेट के लिए जो लोन होगा वो, रियल एस्टेट के जो लोन होगा वो कौन देगा, नेशनल हाउसिंग बैंक। किसकी सब्सिडरी कंपनी है, किसकी, आप बोलोगे RBI की सब्सिडरी है, उसका 100% इसमें क्या है, शेयर होल्डिंग। RBI की इसमें 100% क्या है, शेयर होल्डिंग। तो समझ आ गया क्या है नेशनल हाउसिंग बैंक। और फिर आप आगे चल के देखना, एक जब हम वो देखेंगे बीच में एक दो टॉपिक में, वो जब हम स्कैम वगैरह देखते हैं कि कौन कौन से फाइनेंशियल मार्केट में स्कैम होते हैं, तो आप देखोगे जो कौन सा वाला था, हर्षद मेहता वाला, हर्षद मेहता है ना। एक सीरीज भी आई थी आजकल नई, कोई क्या नाम था उसका, कि ना कोई एक सीरीज आई थी हर्षद मेहता के ऊपर, कुछ आई सोनी लिव वगैरह पे, क्या चीज़, स्कैम 1991 है ना, स्कैम 1991, उसमें हर्षद मेहता के बारे में बताया। तो हर्षद मेहता वाले स्कैम में ये जहाँ से पैसा उठा के लाया था ना, वहाँ पे ये नेशनल हाउसिंग बैंक से भी पैसा उठा के लाएगा। ये नेशनल हाउसिंग बैंक है, उस टाइम भी इसके अंदर जुड़ा हुआ था इस स्कैम के साथ, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। और दो जगह से पैसा उठाएगा, एक सिटी ग्रुप से भी उठाएगा, वो बाहर का फॉरेन बैंक होगा, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा दिमाग में आप फिट कर लोगे ना तो याद रहेगा, हर्षद मेहता वो उस टाइम ये नेशनल हाउसिंग बैंक वाली कोई बात हुई थी, ठीक है। नेशनल हाउसिंग बैंक की बात होगी तो लास्ट क्या बचा, सिडबी। सिडबी का नाम नहीं लिखा है भाई, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, है ना। तो इसका काम क्या, किसको लोन देना है, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन दे देंगे भाई, स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन। बड़े अगर कोई कंपनी वाले आ रहे हैं तो दूर से नमस्कार, आप उनसे लोन ले नहीं सकते, ठीक है। छोटे लोगों को इनको लोन देना है, स्मॉल। MSME वगैरह जो होगी, MSME वगैरह का ना ये माई बाप है, MSME का माई बाप कौन है, सिडबी। पैसा वैसा चाहिए होता है कहाँ किसके पास जाते हैं, सिडबी के पास जाते हैं कि भाई कोई पैसा वैसा लोन में हमें दे दो, ज़रूरत है। तो MSME का माई बाप कौन, सिडबी। सिडबी अगर आपसे कोई पूछे लोन में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को पैसा देना है, MSME को पैसा देना है, तो भाई इसमें ना शेयर होल्डिंग किसी एक बंदे की नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है। आप इसमें बोले मिक्स शेयर होल्डिंग है, इसमें सबकी थोड़ी थोड़ी शेयर होल्डिंग है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग है, इसमें SBI की शेयर होल्डिंग है, इसमें LIC की शेयर होल्डिंग है, ऐसा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और वो चेंज होती रहती है। मैं आपको अभी लिखवा दूं कि SBI हाईएस्ट है, फिर आप जब तक आप पेपर दोगे तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाईएस्ट होगी, या आप बेच बाज के LIC को निकल गए होंगे, तो कोई फायदा नहीं लिखने का परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज लिखने का फायदा नहीं, आप ध्यान में रखो क्या सिडबी के बहुत लोगों की उसमें शेयर होल्डिंग है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, SBI, LIC, अलग अलग लोग। तो ये पैसा देगी तो किसके लिए देगी, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन अगर चाहिए तो किसके पास जाना है, सिडबी के पास। NHB देख लिया, नाबार्ड देख लिया, और क्या देख लिया, एग्जिम बैंक भी देख लिया। तो ये अलग अलग टाइप के जो AIFI थे, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इनको जो है हमने कर लिया कंप्लीट। इनको क्या कर लिया हमने, इनको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो फिर कहाँ पर आते हैं जरा, ये NBFC देखते हैं जरा क्या बात हो रही है तब से। ये डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ये क्या चीज़ है। एक होगी डिपॉजिट टेकिंग NBFC, और एक क्या होगी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, ठीक है। डिपॉजिट टेकिंग NBFC, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, ठीक है। एक क्या है डिपॉजिट टेकिंग NBFC, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। अभी ये डिपॉजिट टेकिंग NBFC मतलब कहीं से डिपॉजिट ले सकती है, कहीं से तो पैसा लेकर आ रही है, डिपॉजिट है। अगर आप इसमें डिपॉजिट करवा सकते हो तो कौन सा डिपॉजिट करवा सकते हो, सिर्फ इसमें आप सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपॉजिट करवा सकते हो। इसमें आप क्या करवा सकते हो, टाइम डिपॉजिट।
इसमें वो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाला काम नहीं कर सकते आप भाई, क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है ठीक है। करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट आप इसमें नहीं खुलवा सकते। इसमें आप क्या टाइम डिपॉजिट करवा सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप इसमें पैसा डिपॉजिट कर सकते हो, और उसको आप क्या बोलोगे, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। कुछ होंगे नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, वो कहीं से पैसा नहीं लेते होंगे, सारा का सारा पैसा किसी दूसरे बंदे से लेकर आते होंगे, ठीक है। वहां पे कोई भी बंदा जाके टाइम डिपॉजिट नहीं कर सकता, मतलब यहाँ पर क्या है, टाइम डिपॉजिट भी आप नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। बात समझ आ रही है, क्या बात हो रही है। एनबीएफसी दो टाइप की हो सकती है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ठीक है। उसमें एक हो सकती है जिसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो, डिपॉजिट टेकिंग मतलब कहीं से वो डिपॉजिट का पैसा लेती है, लेकिन कौन सा डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ठीक है। टाइम डिपॉजिट मतलब एफडी वगैरह, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मतलब कुछ आपने 1-2 साल के लिए पैसा उसमें रखा, लेकिन आप उसमें सीए और एसए, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो। जबकि एक होगी नॉन डिपॉजिट टेकिंग, उसमें आप ये डिपॉजिट नहीं कर सकते। वो एनबीएफसी कैसे काम करेगी, नॉर्मल जो एनबीएफसी जैसे काम करती है, ठीक है, किसी बैंक से पैसा लेगी और आगे कहीं पर पैसा देगी। तो ये दो डिस्टिंक्शन है किसके बीच में, डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के बीच में। तो इसको आप कर लो याद। अभी तक जितना पढ़ाया है उसको आप देखो, मैं पानी पीता हूँ, ठीक है। देखो जरा जो पढ़ा है, बता दिया ना कौन सा वाला किसके अंडर है, अभी बताया तो। अर्बन और मल्टी स्टेट चले गए आरबीआई के पास, और जो रूरल और दूसरा है प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो स्टेट रजिस्ट्रार के पास। क्या चीज, आरआरबी तो आरबीआई के अंडर होता है। बैंक की तरह हुआ ना, लेकिन बैंक नहीं है इसलिए तो नॉन बैंक है ना। काम बैंक का कर रही है लेकिन खुद बैंक नहीं है, इसीलिए तो नॉन बैंक है ना उसका नाम। हाँ ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते। आपको बताया तो बजाज फिनसर्व वगैरह जो स्टार्टिंग में बताया था आपको मैंने, आप बाइक लेने गए वहाँ से फाइनेंस करवा लिए, वो सारी एनबीएफसी है ना। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, देखो मैं बताता हूँ आपको। कल मैंने आपको दो चीजें बताई थी, क्या, स्मॉल बैंक और पेमेंट बैंक्स, ठीक है। आप देखो जब ये स्टार्ट होते हैं ना, जब बैंक को लाइसेंस मिल गया तब तो वो कहाँ पे पहुँच गया, स्मॉल बैंक बन गया, मतलब आरबीआई के अंडर आ गया। कोई एनबीएफसी की तरह कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, कोई एनबीएफसी की तरह कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, वो स्टार्ट जब जैसे होगी ना, मैं आपको बताता हूँ कि एवोल्यूशन कैसे होता है, कोई एनबीएफसी से कोई चीज़ कैसे बैंक बनती है, ठीक है।
सबसे पहले क्या होगा, कोई एनबीएफसी होगी, उसने कुछ स्टार्ट किया होगा। मानो ये एनबीएफसी, आप मानो जैसे कोई अमेजॉन है, देखो पेटीएम का पेमेंट बैंक या एयरटेल का पेमेंट बैंक आने से पहले भी एयरटेल काम कर रहा था, ठीक है। जैसे उसके अपने क्या होते थे, वो जैसे पेटीएम था, तो अभी तो यूपीआई से सीधा पैसा आपके बैंक से कट जाता है। पहले आपके वो होता था ना, क्या बोलते थे उसको, वॉलेट, है ना। जैसे पहले वॉलेट होता था ना, तो आप उस वॉलेट में कुछ पैसा डालते थे, ठीक है, आप उस वॉलेट में कुछ पैसा डालते थे, ठीक है। वैसे करके कुछ पेटीएम या एयरटेल वगैरह वाले जब इन्होंने स्टार्ट किया था ना, तब आप इसके वॉलेट में ना कुछ पैसा डिपॉजिट भी करवा के रख सकते थे, ठीक है। तो एक टाइप का क्या था, ये आपसे डिपॉजिट लेते थे, आप इसमें पैसा जमा करा लेते थे ना, जमा आपने कर दिया उसमें, वो सेविंग अकाउंट थोड़ी था, आपको इंटरेस्ट थोड़ी मिलता था उसमें, लेकिन आप उसमें पैसा डिपॉजिट करवा देते थे। वैसे क्या होता है कि कोई एक छोटी सी एनबीएफसी स्टार्ट होती है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से, जब इसका ऑपरेशन बढ़ जाता है, जब इसका ऑपरेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर ये क्या बोलता है कि मैं क्या चला जाता हूँ आरबीआई के पास, उसको बोलता हूँ मैं थोड़ा ना बड़ा हो रहा हूँ, मेरा जो ये एनबीएफसी है चल पड़ी है, ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, अब मैं इसको कन्वर्ट करवा लेता हूँ किसमें, सबसे पहले ये इसके बीच में एक पेमेंट बैंक भी बनाएगा अपना, ये करेगा बीच में अपना एक पेमेंट बैंक बना लेगा, ठीक है। जैसे स्टार्ट हुआ होगा तो फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, अमेजॉन पेमेंट बैंक, तो पेमेंट बैंक जब बनाएगा ना तो ऑपरेशन में और सारी चीजें देने लग जाएगा, ठीक है। जैसे पहले देखो ये जो एनबीएफसी होती है ना, इनके ऊपर एक कंडीशन होती है कि आप 1 लाख से ज़्यादा ना पैसा नहीं ले सकते हो, आप 1 लाख से पैसा डिपॉजिट में नहीं ले सकते हो। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जो होती है ना, उनके ऊपर एक कैप लगाई हुई है, क्या, 1 लाख से ज़्यादा पैसा आप डिपॉजिट में नहीं ले सकते हो एक बंदे से, एक अकाउंट जो होगा एक बंदे से आप 1 लाख से ज़्यादा पैसा डिपॉजिट में नहीं ले सकते। अब ये ऐसे काम कर रही है, अब ये चाह रही है कि मैं इससे अपना बिजनेस एक्सपांड करूँ, कुछ बड़ा बन जाऊँ, तो ये क्या करेगी, पेमेंट बैंक में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके ऑपरेशन में उसको कुछ और ये वाली कैप हट जाएगी, कुछ और एक्स्ट्रा वो कर सकती है। अब फिर वो और 2-3 चीज़ें जो हैं ऑपरेशन में अपनी बढ़ा सकती है, फिर उसको लगेगा कि यहाँ से हम अब और बड़े बन गए, तो फिर वो क्या जाएगी आरबीआई के पास जाएगी, बोलेगी हमें अब स्मॉल फाइनेंस का आप जो है स्मॉल बैंक जो है उसका लाइसेंस दे दो। जैसे आपने देखा होगा एक ऐड आती है टीवी में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आमिर खान की, देखिए आपने कभी, देखिए एक है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप रोड में भी कहीं चलोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, कहीं गाड़ी वाड़ी बेच रहे होते हैं तो उसके ऊपर ऐसे लगाया होगा सेल है ना, वो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हम फाइनेंस कर देंगे, है ना, ठीक है। ये एक छोटा नया बैंक है, इसका नाम क्या है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसने लिया होगा लाइसेंस किससे, आरबीआई से, कि भाई हम अब इतना ऑपरेशन हो गया है कि एक कमर्शियल बैंक भी नहीं है और इतने छोटे भी नहीं है कि पेमेंट बैंक में गिने जाए, बीच का हमारा कुछ एरिया बन गया है, वहाँ पर जाके हम एक स्मॉल बैंक बन जाएंगे, ठीक है। फिर ये स्मॉल बैंक की बात हो ही रही है, तो जो मैंने आपको भी बताया ना रीजनल रूरल बैंक्स, आरआरबी बताए, और क्यों बंद करवाए, क्योंकि कमर्शियल बैंक का एक्सपेंशन हो गया और यहाँ पे कुछ करप्शन के भी इशू थे। तो अगर आज अब आरआरबी को लाइसेंस नहीं देते हैं ना, मैंने आपको बोला अभी नए आरआरबी नहीं खुल रहे हैं, तो अब क्या होता है, अब अगर आप आरबीआई के पास जाओगे ना कि मुझे बैंक खोलना है या फिर कोई एग्जिस्टिंग, मैंने बोला आपको बैंक का लाइसेंस कब मिलता है, जब आप पहले बताओगे कि मेरी कोई फाइनेंशियल सर्विसेज में कोई मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है, पैसे भी आपको बताए कितने, 500 करोड़, 100 करोड़ इसके लिए और 500 करोड़ उसके लिए। अभी 100 करोड़ आपके पास है और कोई चाह रहा है कि मैं इस डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से पेमेंट बैंक बन जाऊँ, स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाऊँ, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पैसा उसके पास है, लेकिन ये उसका प्रायर एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो आजकल क्या होता है कि आरआरबी नहीं खुल रहे हैं नए, तो आरबीआई किसको बोलती है कि आप नए स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलो, ठीक है। आजकल ये वाले ज़्यादा खुल रहे हैं, आरआरबी आजकल नहीं खुलते हैं, ये बीच वाला जो गैप रह गया है ना, वहाँ पर आजकल नए स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलते हैं, ठीक है, वहाँ पर आजकल नए स्मॉल फाइनेंस बैंक खुलते हैं। तो अभी हमने देखा क्या है, हमने देखा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसमें क्या क्या देखा, नाबार्ड, एक्जिम और एनएचबी और
सिडबी, सबके आपने फंक्शन देख लिए। एनबीएफसी कैसे काम करती है, कुछ डिपॉजिट टेकिंग, कुछ नॉन डिपॉजिट टेकिंग। डिपॉजिट टेकिंग कैसे काम करती होगी वो आपने देख लिया, उस पर एक कैप है, 1 लाख से ज़्यादा आप पैसा नहीं ले सकते। ये सारी चीज़ें किसके साथ हैं, एनबीएफसी के साथ। एनबीएफसी से रिलेटेड 2 पॉइंट और, एक पॉइंट मैंने आपको कल बताया, क्या पॉइंट था भाई, इनके ऊपर अगर आपसे कोई पूछे सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने की जरूरत है, आप बोलोगे कि अभी डिपेंड करता है, और आप ना हाँ बोलोगे ना बोलोगे, ना ये आपसे सवाल कोई पूछेगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो कोई ना कोई एडिटोरियल वाला बंदा होगा ना, वो बोलेगा कि इन पे अब सीआरआर एसएलआर लगना चाहिए, ऐसे दिक्कत हो जाती है। लेकिन इन पे लगता क्या है, एक मेन चीज़ बताइए आपको मैंने जो कल पढ़ाई थी, सीआरआर। मैंने कल आपको पढ़ाया था एनबीएफसी का जहां पर भी नाम आएगा वहां पर आपको क्या मेंशन करना है, सीआरआर। क्या था वो, नहीं पहले बताओ उसको फुल फॉर्म क्या था, सीआरआर कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो। वो इनका कितना रखा हुआ है, 15%, है ना। सीआरआर एसएलआर मेंटेन करते हैं नहीं करते हैं वो बिल्कुल डिपेंड करता है अलग अलग टाइप की एनबीएफसी पे, कि कौन सी एनबीएफसी कहाँ पर काम करती है और उस पर लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है। और ऐसा सवाल आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको क्यों नहीं बता रहा हूँ, जैसे आप समझो, मानो कि आपका पेपर है ज्योग्राफी का और वहाँ पर आगे कि बता दो हाईएस्ट राइस का एक्सपोर्टर कौन है, वगैरह वगैरह। जब तक पेपर आया नेक्स्ट डे मानो कोई और बन गया, तो ये क्या एम्बिगुअस वाली कोई कंडीशंस है ना, चेंज होने वाली, फ्लक्चुएट होने वाली। तो इस पे सीआरआर एसएलआर लागू होता है नहीं होता है, अभी तो नहीं होता है। मैंने आपको बोला एसएलआर किसी एक, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाली एनबीएफसी है उस पे लागू होता है, किसी पे नहीं भी होता है। तो इस पे जो पूरा कंडीशन है ना वो अभी साफ नहीं है, मैं आपको ऐसा बता नहीं सकता किस पे हो रहा है किस पे नहीं होता। लेकिन इस पे जो जानने वाली चीज़ है वो क्या है कि इसका सीआरआर जो है वो कितना होता है, 15%। और 15% क्यों रखा है, क्योंकि रिस्क ज़्यादा है, एनबीएफसी जो है उसके डिफॉल्ट होने के चांस ज़्यादा है। आईएलएनएफएस का आप क्राइसिस वहाँ पे सारा एक्सप्लेन कर दोगे, पूरे आपको मार्क्स उधर मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एनबीएफसी के बारे में, बैंकों में देखो आप पैसा रखते हो ना, बैंक और अगर एनबीएफसी का आप डिफरेंस देखो तो ये डिफरेंस देखोगे तभी तो समझ आएगा ना बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस है। एक आपको समझ आ गया कि ये टाइम डिपॉजिट और लेने वाला, फिर आपको समझ आ गया करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते, फिर आपको समझ आ गया बैंक बड़ा होता है, एनबीएफसी तो छोटी छोटी होती हैं। फिर आप देखो बैंकों में अगर आप पैसा जमा कराओ और बैंक डिफॉल्ट हो जाए तो फिर आपको कुछ पैसा मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है। अगर आप बैंकों में पैसा जमा कराते थे, मानो आपका कितना भी पैसा जमा है, मानो यहाँ पर आपका 10 लाख रुपए जमा है, 10 लाख रुपए आपका बैंक में जमा था और बैंक डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। अब आप बैंक के पास गए कि भाई मुझे पैसा दो, तो पहले क्या होता था, पहले आपको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता था, ये आपका इस पे इंश्योरेंस होता था, इंश्योरेंस। इसको बढ़ाकर इन्होंने कितना कर दिया, 5 लाख। ये कब, कुछ 2018-19 के टाइम पे हुआ था, ठीक है। 2018-19 के आसपास इन्होंने क्या किया, क्योंकि उस टाइम आप देखो एनपीए बहुत बढ़ रहा था, बैंक डिफॉल्ट हो रहे थे धड़ाधड़ एकदम, ठीक है, लगातार। तो लोगों के अंदर रिस्क था बहुत ज़्यादा कि भाई अब हमारा पैसा डूब जाएगा। तो ऊपर से जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि ठीक है आपका पैसा नहीं डूबने देंगे, कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपया जो है, अगर आप बैंक डूब भी जाता है तो भी आपको ये मिलेगा 5 लाख रुपया, ठीक है। लेकिन ये वाली कंडीशन जो है ना वो एनबीएफसी पे नहीं लगती है भाई। बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। पहला क्या भाई, वो सारे काम कर सकती है, इसके पास थोड़े से काम है, 1 लाख से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकती, टाइम डिपॉजिट ले सकती है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट नहीं खोल सकती, वो सारा नेफ्ट आरटीजीएस इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो बैंक में चलती हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें नहीं कर सकती, ठीक है। और अगर बैंक डूब जाए तो कमर्शियल बैंक, प्राइवेट बैंक, जो भी बैंक होगा वो आपको कुछ इंश्योरेंस देता है, जो कि आज के टाइम पे कितना है, आज के टाइम पे 5 लाख का आपको इंश्योरेंस मिलता है, जो कि एब्सेंट है इन केस ऑफ एनबीएफसीज, जो कि एब्सेंट है इन केस ऑफ एनबीएफसीज।
देखो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपका मानो SBI में अकाउंट है, SBI में आपका अकाउंट था और आपने वहाँ 10 लाख रुपए डाला था, मानो ऐसा दिन आ जाए कि SBI खुद को बैंक करप्ट घोषित कर दे, एकदम SBI के पास पैसा नहीं बचा, तो वो आपका मान के चलो कि आपका पैसा डूब गया, मिनिमम आपको जितना पैसा मिल सकता है वो कितना है, 5 लाख रुपये, ठीक है। कितना भी आपने पैसा उसमें डाला हो, अगर बैंक खुद को बोल देगा कि मैं डूब गया, तो आपको सिर्फ इतना ही पैसा मिल सकता है उसमें, ठीक है। इसी क्या चीज़ भाई, तो आप समझो ना, CRAR जो CRR है और SLR है, चलो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना आप ध्यान में रखो, अभी मैं आपको बता दूंगा इसका जवाब, आप ये ऐसा मुझसे पूछ लेना। आप देखो इधर मैंने आपको क्या चीज़ बताई, इधर मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर बैंक डूब जाता है तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपया मिल सकता है, इसके ऊपर का अमाउंट आपको नहीं मिलेगा। मानो ऐसा केस हो जाए कि आगे चलकर जो वो सोच रही थी कि उसने पैसा NPA हो गया है, वो पैसे को उसको कुछ रिकवरी हो जाए, फिर क्या पता RBI ऊपर से कुछ कितना किसके पास पैसा है उस हिसाब से कुछ एक नई स्कीम निकाले कि इस बंदे का इसमें ज़्यादा पैसा था तो इसको कुछ पैसा मिल जाना चाहिए, उस हिसाब से कोई स्कीम आ सकती है। तो ये क्या है, डिफरेंस है किस किस के बीच में। मैं आपको जब अभी इसके बाद ना मैं आपको NPA कराऊंगा, SME 1 कराऊंगा, ये सारी चीज़ें कराऊंगा ना, सब स्टैंडर्ड एसेट वगैरह, तो फिर जो आप चीज़ बोल रहे हो ना वो चीज़ मैं आपको तब बता दूँ। तो यहाँ तक आपको क्या पता चल गया, NBFC और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, बैंक के बीच में, ठीक है। एक और चीज़ है जो आजकल न्यूज़ में चल रही है, उसका नाम क्या है, एक और चीज़ आती है न्यूज़ में जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है, वो भी देख लेते हैं जरा क्या है पीयर टू पीयर लेंडिंग। NBFC देख लिया, देख लिया, देखो एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग, ये एकदम रिसेंट टाइम में होने वाला नया फिनोमिना, क्या नाम है, पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग का मतलब क्या है, पीयर टू पीयर लेंडिंग स्कीम में होता क्या है, आप देखो, मानो कि मैं हूं, ठीक है, मेरे पास कुछ पैसा है, मैं चाहता हूं कि यार ये पैसा मैं किसी को लोन में दे सकता हूं, सामने कोई बंदा है वो भी चाह रहा है किसी को पैसा चाहिए, लेकिन बैंकिंग सिस्टम के अंदर आना नहीं चाहते, वो चाह रहे हैं कि बिना ये पूरा बैंक अकाउंट खोल के हम इसको बाईपास करें और ये मुझे पैसा दे दे और मैं इससे पैसा ले लूँ। तो इस चीज़ में मानो यहाँ पर एक और बंदा है, ठीक है, इसको पैसा देना है, इसको पैसा इससे लेना है, मतलब ये क्या कर रहा है, लोन दे रहा है, ठीक है, और ये इससे लोन ले रहा है। अभी ये पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या है, जैसे आपका अमेजॉन होता है ना, अमेजॉन क्या है, अमेजॉन क्या है, अमेजॉन क्या है, एक शॉपिंग साइट है, मार्केट प्लेस है एक टाइप का, है ना, अमेजॉन क्या है, मार्केट प्लेस। अमेजॉन का खुद की इन्वेंट्री नहीं होती है, समझ रहे हो, इन्वेंट्री आपको समझ आती है किसको बोलते हैं, अमेजॉन की खुद की इन्वेंट्री नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एक टाइप का ना इंटरमीडिएटरी का काम करता है, वो एक टाइप की ऐप है, अमेजॉन क्या है, ऐप है, उस पे जो सेलर होते हैं ना वो अपना यहाँ पे लिस्ट कर देते हैं चीज़ें, और खरीदने वाले हम आपके जैसे लोग ऐप इंस्टॉल करते हैं और वहाँ से चीज़ खरीद लेते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज़ अमेजॉन से खरीद रहे हो तो आप नीचे देखोगे ना, सेम चीज़ का क्या पता अलग अलग प्राइस भी कभी कभी आ रहा होता है, क्योंकि अलग अलग सेलर उसको बेच रहा है, ठीक है। अमेजॉन ने खुद वो चीज़ नहीं खरीद के अपने पास रखी है, मतलब खुद उसने खरीद के वो चीज़ अपनी इन्वेंट्री, मतलब स्टोर, ठीक है, उसने वो चीज़ खुद खरीद के यहाँ नहीं रखी है, उसने बस क्या किया, किसी को बेचना था, किसी को खरीदना था, उसने अपने यहाँ पे मिलाया, जैसे क्या भारत मैट्रिमोनी है ना, वो शादी वाली साइट है ना, एक दूसरे को मिलाते हैं, तो क्या अमेजॉन भी ऐसे ही है, कोई बेचना चाहता है कुछ, कोई खरीदना चाहता है। तो वैसे ही पीयर टू पीयर लेंडिंग जो है ना, ये आजकल आने वाला एक नया फिनोमिना, ऐसी साइट, ऐसी एप्स जहाँ पर कुछ लोग जो लोन देना चाहते हैं, कुछ लोग जो लोन
लेना चाहते हैं, एक जगह पे मिलते हैं, एक बंदा कहना चाहता है कि भाई मेरे पास 10 लाख रुपए किसी को लेने हैं तो ले लो, ठीक है, दूसरा बंदा बोलता है कि ठीक है भाई 10 लाख में ले लूंगा, इतना इंटरेस्ट रेट दो, ये वो, पूरा वो आपस में नेगोशिएशन करेंगे और जो जिसको देना चाहता है पैसे दे देगा, ठीक है। लेकिन उसमें क्या चीज़ है, बीच का इंटरमीडिएटरी जो भी होगा, जो वो ऐप होगी या जो भी वो साइट होगी, है ना, ऐप साइट, उसका बीच में कुछ कमीशन रहेगा, उसका बीच में कोई कमीशन रहेगा, उन्होंने दोनों को जोड़ा है। तो ऐसी जो फिनोमिना था ना, उसको क्या बोल रहे थे, पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर लेंडिंग, पीयर टू पीयर लेंडिंग में देखो है तो आसान है, सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन रिस्क कितना ज्यादा है इधर, है ना, रिस्क कितना ज्यादा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, कोई आरबीआई की मॉनिटरिंग नहीं है, कोई यहाँ पर पैसा लेके कोई भाग जाए तो इंश्योरेंस का भी कोई कवर नहीं है, तो ये बहुत रिस्की गेम है। पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या है, रिस्की। पीयर टू पीयर लेंडिंग इज वेरी वेरी रिस्की, ठीक है, पीयर टू पीयर लेंडिंग रिस्की है। तो आरबीआई ने क्या बोला, आरबीआई बोलती भाई अब यार इसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, अर्बन कोऑपरेटिव को भी कंट्रोल कर रहे हैं, अभी मल्टी स्टेट भी अपने पास आ गया, अब इतने सारी चीज़ों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, कुछ नए रेगुलेशन लाते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, कुछ रेगुलेशन लाते हैं। रेगुलेशन और एक्ट में क्या फर्क होता है, क्यों, अगर आरबीआई निकालेगी तो रेगुलेशन नहीं है, वो लोकसभा थोड़ी, मतलब आप समझो, कहने का मतलब ये है आसान भाषा में कि कोई एक्ट बनने से पहले, एक्ट क्या हो गया, एक मजबूती, उसको लॉ की मजबूती मिल गई, है ना, वो हो गया आपका एक्ट। रेगुलेशन क्या होता है कि उतना भी मजबूत नहीं है, लेकिन एक आपके लिए पाथ है कि आपको ऐसा फॉलो करना चाहिए, है ना, एक गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस आपको दी जाती हैं उसको क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस, है ना। पहले क्या होगा, आपको बोलते होंगे कि आपको हेलमेट पहननी चाहिए और आपको पीछे वाले को भी हेलमेट पहननी चाहिए, ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करो, तो कुछ रेगुलेशन होंगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन आपने ऐसे से किया, फिर आप नहीं करते हो ऐसा, तो फिर कुछ एक्ट बनाने की यार सख्ती लेनी पड़ेगी, है ना, फिर सख्ती लेनी पड़ी होगी तो कोई एक्ट बनाया होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो पक्का आपको इतने का फाइन करेंगे, तो वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है थोड़ा, एक्ट बन जाता है तो उसको बैकिंग मिल जाती है लॉ की। रेगुलेशंस तो क्या होती हैं, कोई तोड़ भी देगा तो आप कुछ नहीं कर सकते, वो बस ये था कि आप अपनी गुड फेथ में कर लेते तो अच्छी बात थी, ठीक है। अभी हर बंदे को ऊपर से कंट्रोल करना पड़ जाए, ये तो थोड़ा मुश्किल गेम है। पीयर टू पीयर लेंडिंग में आरबीआई ने क्या बोला, कुछ रेगुलेशन लाई, उस रेगुलेशन में से ना एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आप थोड़ा ध्यान में रखो, क्या, उन्होंने बोला कि ठीक है आपको ये गेम खेलनी है खेल लो, एक बंदा दूसरे बंदे को 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता, बस इतना आप ध्यान में रखो। अगर आपको कहीं याद आए पीयर टू पीयर लेंडिंग पड़ी है तो आपको ध्यान आना चाहिए कि ये रिस्की था, ऐसा आरबीआई ने एक चीज़ बोली, क्या बोला, आरबीआई बोलती है ना जानकार रहिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए, ऐसा आता ना, ऐड आती है ना, कोई आपसे एटीएम का पिन मांगे ये वो, तो आप जानकार रहिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो उसने क्या बोला, भाई इतने सबको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, अगर कोई बंदा किसी से 1 लाख रुपया लेके भाग जाए, मानो यही जिसने ऐप बनाई है वही भाग जाए, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है होने को, तो इंडिया में यार अगर झूले पे आप खड़े होके नाच रहे हो और उसको गिरा दिया तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं, इस अमाउंट को ही छोटा कर देते हैं, ठीक है, एक बंदे से आप 10,000 रुपये ले सकते हो, तो फिर कम से कम बंदे का भी नुकसान नहीं होगा और 10 बंदों से इसको लोन लेना पड़ेगा फिर, ठीक है, 10-10 करके 10 बंदों से लोन लेना पड़ेगा ना, तो इसका पैसा डूब भी जाएगा तो कुछ तो रिकवर हो जाएगा, 10 बंदे तो नहीं एक जैसे हो सकते, कोई आपका 1-2 बंदा वैसा निकल जाए, तो कुछ इसको बचाने के लिए ये एक रेगुलेशन लाई कि आप एक बंदे से सिर्फ 10,000 रुपया ले सकते हो इस पीयर टू पीयर लेंडिंग में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, तो आपको क्या क्या समझ आ गया, पीयर टू पीयर लेंडिंग समझ आ गई, और क्या समझ आ गया, एनबीएफसी समझ आ गई क्या होती है, ऑल इंडियन फाइनेंशियल कंपनी समझ आ गई, इंस्टीट्यूशन समझ आ गए, उसके क्या क्या कौन कौन उसके अंदर होता है वो आपको समझ आ गया, ठीक है। अभी इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बैंकिंग में बचे हुए कुछ टॉपिक हैं उसको देख लेते हैं।
अभी तक जो पढ़ाया एक बार ही देखो जरा, आपको समझ आ गया? अरे एक बंदे को 1 लाख चाहिए, वो तो मैंने ऐसे ही बोला, किसी को क्या पता 20,000 ही चाहिए, वो 2 बंदों से ले लेगा। मतलब वो तो एग्जाम्पल होगी ना। मिनिमम आपको क्या याद रखना है कि भाई पीयर टू पीयर लेंडिंग में धोखाधड़ी से बचने के लिए एक चीज रेगुलेशन निकाली गई कि आप एक बंदे से सिर्फ 10,000 रुपये ले सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई ना दे सकता है ना कोई ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी। यहाँ से आगे हम मुड़ते हैं दूसरे टॉपिक पे, पर हम क्या करते हैं ना, इस बार एक काम करते हैं, यहीं पे हम कुछ बैंकिंग से रिलेटेड इशू देख लेते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको तब से एनपीए बोल रहा हूँ, वो चीज़ एनपीए हो गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, एनपीए हो गया। पहले समझते हैं एनपीए होता क्या, ठीक है। एनपीए समझते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं एक टॉपिक पर जिसका नाम क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए। देखो 2000 के आसपास, 2004-5 इसके आसपास तक ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। बैंक अपने हिसाब से सोचता था कि भाई इसको मैं ऐसा कंसिडर कर लेता हूँ कि ये एनपीए है, किसी को वो बोलता था कि ये एनपीए नहीं है। जैसे मैंने अगर अपने किसी दोस्त को पैसा दे दिया और वो डूब गया तो मैं बोलूँगा यार नहीं ये एनपीए नहीं है, ये तो दोस्त था मेरा, ठीक है, ठीक है। किसी दूसरे को दे दिया, दुश्मन को, तो उसने 1 रुपया भी वापस नहीं किया तो भाई इसको तो एनपीए वाली लिस्ट में गिनूंगा, ठीक है। मतलब कुछ भी एक प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है, कि एनपीए किसको बोला जाए, एनपीए किसको नहीं बोला जाए। तो फिर क्या किया गया, एक डेफिनेशन लाई कि भाई एनपीए को समझना है ना तो एक डेफिनेशन बनाओ। तो क्या बोला कि 90 डेज तक, अगर 90 डेज हो गए, 3 महीने, 90 डे मतलब 3 महीने, अगर 90 डेज तक जो लोन आपने किसी को दिया है, ठीक है, उसका प्रिंसिपल या फिर इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट अगर आपको वापस नहीं आ रहा है, ठीक है, 3 महीने हो गए, आपने लोन लिया होगा तो उसकी किस्त देनी पड़ेगी ना, देनी पड़ेगी। मानो 90 डेज तक आपने उसमें से नहीं, उसकी किस्त कुछ भी नहीं दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो ऐसा वाला जो अकाउंट होगा उसको हम बोलेंगे कि ये जो अकाउंट है ना ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता जा रहा है। ये जो लोन हमने दिया था ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनता जा रहा है, किसका, बैंक का। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उसको प्रिंसिपल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं मिल रहा है। कितने दिन के बाद देखेंगे, 90 डेज। 90 डेज तक अगर उसमें कोई प्रिंसिपल इंटरेस्ट का किस्त वगैरह वापस नहीं आई तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो लोन दिया था वो क्या होता जा रहा है, एनपीए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब था तो एसेट लेकिन अभी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ठीक है। एसेट क्यों था, क्योंकि बैंक अगर पैसा देती तो वो एसेट होता है किसके लिए, बैंक के लिए। अभी ये क्या हो रहा है, लाइबिलिटी बनती जा रही है बैंक की, कि पैसा दिया फंस गया, ठीक है। तो इस चीज़ की ये डेफिनेशन जो है वो क्या बोलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए, ठीक है। आप देखो ये एनपीए, तो ये दिक्कत बन क्यों रही है, ये एनपीए जो है ना इसकी दिक्कत क्यों हो रही है, एनपीए की दिक्कत क्यों होगी। आप देखो क्योंकि आप क्या कर रहे हो, मैंने आपको बताया था एक बारी कि इकॉनमी में क्या होता है, इकॉनमी ऐसे चलती है ना। आपकी बुक में ऐसा ग्राफ दिया है, आपकी बुक में दिया है, कोई भी बुक खोलोगे, रमेश सिंह में भी दिया है, आपकी इस वाली में भी दिया है, नोट्स में भी दिया है,
तो उसमें ऐसा लिखा होगा, ठीक है। उसमें तो एक बूम और बस्ट पीरियड चल रहा है इकोनॉमी में, बूम बस्ट पीरियड चल रहा होता है। कभी कभी इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही होती है, कभी कभी इकोनॉमी नीचे चली जाती है, मतलब कभी ग्रोथ खूब है, कभी बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, ठीक है। जब खूब ग्रोथ होती है, जब मानो बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, तब बैंक क्या करता है, बढ़ चढ़ के लोन देता रहता है, ठीक है, ठीक है। जैसे बोले बूम बस्ट पीरियड, तो बैंक क्या करता है, जब बहुत अच्छा काम चल रहा होगा, उसको लग रहा है सब अच्छा है, तो खूब बढ़ चढ़ के लोन देता है। और जब फिर काम की बारी आती है, तब क्या होता है, उसके पास पैसा ही नहीं बचता है। जब वो बढ़ चढ़ के लोन देता है, तब वो क्या सोचता है कि यार इसने पुराना लोन नहीं भी दिया है ना, इसको दे देते हैं लोन, कोई बात नहीं, ये जान पहचान का इसको लोन दे देते हैं। कभी कभी एनपीए कैसे हो सकता है, आप मानो कि कोई बैंक होता है ना, उसमें मैनेजर जो होता है वो बड़ी स्ट्रांग पोजीशन होती है, ठीक है। मैनेजर जो बोलता है उसके हिसाब से हो जाता है, ठीक है। मानो कोई मैनेजर ही ऐसा है, उसने किसी बिजनेसमैन की उसके साथ चलती है। आपने देखा होगा ना, बैंक में आप कभी जाओगे ना, कभी आप बैंक में जाओगे, मेरे आपके जैसे लोग अगर बैंक में जाए, तो लाइन में खड़े हैं, एसबीआई वाला काम नहीं कर रहा, पहचानता नहीं है, अचानक से आप देखो कोई बंदा आएगा पूरा थैली बैग लेके पैसों वाला, उसको अंदर भी बिठाता है मैनेजर अपने कमरे में, चाय वाय भी पिलाता है, उसको अलग ही टशन वहाँ पे, ठीक है। हमारे जैसे लोग तो है गरीब। तो ऐसा मैनेजर के साथ ना बड़े बड़े बिजनेसमैन वगैरह जो होते हैं, उनका सेटिंग रहती है। सेटिंग रहती है मतलब नहीं भी हो, अगर आप किसी के साथ उठ रहे बैठ रहे हो, चाय वाय पी रहे हो, तो और मैंने आपके बैंक में इतना पैसा जमा कराया है, तो मेरी कुछ तो बात आप मान ही लोगे, है ना। हमारे गरीब जैसों को तो लास्ट में कैलेंडर देता है बैंक, एक डायरी दे देता है ना, उससे ज़्यादा कुछ मिलता है कुछ भी नहीं। अमीर लोगों को अरे ले जाओ जितना लोन लेना है, ठीक है। तो क्या, जिसने ज़्यादा पैसा इसमें जमा कराया होता है, उसकी मैनेजर के साथ कुछ सांठ गांठ बन जाती है कि भाई मैंने नहीं दिया पुराना पैसा, कोई बात नहीं, तू मुझे लोन देता रहे, ठीक है। ऐसे कर करके जब आप या तो बूम पीरियड में एकदम दबा के आपने लोन दे दिया, और अब जब बारी आई रिकवरी की, तब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। आपने सोचा इसको भी लोन दो, इसको भी लोन दो, गाड़ी का लोन दो, इसका हाउस लोन दो, खूब आपने लोन दे दिया खुश होके, और अब आपके पास बचा नहीं। या फिर क्या हो, बड़े बिजनेसमैन का बैंक के मैनेजर वगैरह के साथ, स्टाफ के साथ कुछ सेटिंग हो जाए, और ये लोन देते जा रहे जबकि उन्होंने पुराना लोन नहीं दिया है। तो ऐसे करके एक टाइम आएगा जब लोन वापस नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करके एक टाइम आएगा जब लोन वापस आना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा धीरे धीरे करके काम है ना, ये अचानक से नहीं होता। जैसे आज आपको दिख रहा है कि इतना एनपी हो गया, तो बहुत देर से चल रहा है ना। एक टाइम में कभी स्टार्ट हुआ होगा 2008 में, आपने सुना होगा एक सब प्राइम क्राइसिस, सुना है? सब प्राइम क्राइसिस यूएसए के, सुना है कभी आपने ये? सुना है सब प्राइम क्राइसिस? यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस आया। अब नहीं भी सुना आपने, न्यूज में कभी सुना होगा यार सब प्राइम क्राइसिस, सब प्राइम क्राइसिस। जैसे आपने सुना 1991 एलपीजी रिफॉर्म्स, पता बेशक आपको होनी होगी क्या है, पर आप सुना है 1991 एलपीजी रिफॉर्म, इकॉनमी ओपन हो गई, ये वो हो गया। वैसे ही क्या है, अभी पूरा तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सुन लो। क्या है 2008 में क्या है सब प्राइम क्राइसिस, इसका मतलब क्या है? देखो आपको एक और चीज बताता हूँ, इससे पहले ना आप इधर, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, बेस रेट। बेस रेट एक चीज बताई थी, बेस रेट एक चीज बताई थी। क्या बोला था बेस रेट में? बेस रेट में क्या बताया था, क्या होता है? मुझे सिर्फ एक आवाज आ रही है, उसमें सिर्फ कोई बंदा बैंक बोल रहा है, उसके आगे की लाइन भी तो बोलो पूरी। लैंडिंग रेट तो बहुत सारे हैं, बैंक बेस रेट क्या है? मैंने आपको बोला बेस रेट वो मिनिमम रेट है जिसके नीचे कोई भी बैंक जो है वो लोन नहीं दे सकता है। लिखवाया था कल, मिनिमम रेट जिसके नीचे बैंकों को लोन नहीं देना है। आप देखो ये बेस रेट है ना, इसको आरबीआई ऊपर से मॉनिटर करता रहता है भाई। आरबीआई ना क्या करता है, ऊपर से बोलता है कि भाई अगर आपका हाउस लोन देना है ना 8% से नीचे नहीं दे सकते हो आप, अगर आपको गाड़ी का लोन देना तो इससे नीचे नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। एक बेस बना के रखा है। क्यों बनाता है आरबीआई ऐसा? प्रेडेटरी प्राइसिंग से लड़ने के लिए। प्रेडेटरी प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग क्या होता है? प्रेडेटर कौन होता है? नहीं,
अरे इंग्लिश का वर्ड बताओ ना, इंग्लिश। प्रीडेटर कौन होता है? शिकारी, है ना, जो शिकार कर ले दूसरे का। तो ये प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या है? मानो कि बेस रेट अगर नहीं था, कोई बंदा जो था वो 10% पे क्या देता था? हाउस लोन। कोई बैंक था जो क्या करता था? 10% पे हाउस लोन देता था। कोई नया बैंक खड़ा हो गया कहीं से पैसा वैसा लाके, उसने बोला कि 8% मुझसे लोन ले जाओ। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? इसको बोलते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग। जैसे क्या जियो ने किया था, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग। मुफ्त में सिम भी ले जाओ, मुफ्त में आप 2-3 साल चलाओ, नेट फ्री, ये सब फ्री। तो आप सब खाना पीना छोड़ के उधर जियो के बाहर लाइन में खड़े हो गए, हमें भी चाहिए सिम, है ना, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटरी प्राइसिंग। लेकिन इससे दिक्कत क्या होती है? दिक्कत ये होती है कि भाई अगर आप एक बेस से नीचे बेचने लग जाओगे तो सारी जनता आ जाएगी। आप तो बस सामने वाले को नीचे गिराने के लिए आप जो है आपने इतने प्राइस कम किए हैं, ठीक है, जबकि एक्चुअल में वो वायबल नहीं है। लास्ट में आपको पैसा रिकवर करना पड़ जाएगा, तो वो पैसा वापस नहीं आएगा हाथ में, ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ 2008 के सब प्राइम क्राइसिस में, हाउसिंग लोन के ऊपर ये जो है सारा स्कैम बोल लो या जो भी है, हाउसिंग लोन के ऊपर बेस्ड है। जो क्राइसिस ये आए वो किसके ऊपर है? हाउसिंग लोन के ऊपर। लोगों को सस्ते में क्या बांटा गया? हाउसिंग लोन, ठीक है। जैसे अगर 5% था, ठीक है, तो एक लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? लेमन ब्रदर। 2 भाई थे लेमन ब्रदर्स, उनकी वजह से क्या हुआ? सब प्राइम क्राइसिस। वो आए, उन्होंने बोला 5% का लोन मिल रहा है, लो मैं आपको 3% का देता हूँ। सबने ले लिया दबा के। जब वापस करने की बारी आई तो वापस कर नहीं पाए, उसकी वजह से प्राइसिस हो गया सारा। फिर उस बैंक को बेल आउट करवाना पड़ा। किसको? अमेरिका की सरकार ने खुद से पैसा दिया और बेल आउट करवाया सारा, क्योंकि लोगों ने तो गड़बड़ बना लिए थे, खरीद लिया था सब। तो वैसे ही क्या होता है, वैसे ही बता क्या रहा था मैं आपको? नहीं, प्रीडेटरी प्राइसिंग से पहले क्या बात हो रही थी? हाँ, बेस रेट से पहले बात क्या चल रही थी? बेस रेट से ये बात चल रही थी कि बूम बस्ट पीरियड में या तो हो सकता है कि बूम वाले टाइम में आपने दबा के लोन दे दिया, या दूसरा क्या हो सकता था, मैनेजर के साथ आपकी सांठगांठ और आपने दे दिया जबकि उसने पुराना लोन भी नहीं चुकाया। तीसरा आप क्या कर सकते हो? प्रीडेटरी प्राइसिंग, मतलब कि कम में आप लोन दे दो जबकि आपको पता था कि ये मेरे को पैसा जो है डूब सकता है, फिर भी मैंने ये चाहा कि बस मेरा नाम हो जाए और सबको पता चले ये लोन मिला, मैंने सबसे ज़्यादा लोन बांटा है, मेरा अखबारों में बड़ा बड़ा नाम है। आपने जो है दबा के लोन दिया और बिना सोचे हुए इस प्लान की वायबिलिटी का कि ये पैसा मुझे वापस आएगा कि नहीं आएगा, आपने वो सारी चीज़ें नहीं देखी पर आपने पैसा दे दिया। वो एक कंडीशन है, ये 2-3 कंडीशन है जिसकी वजह से आपका पैसा वापस नहीं आ पा रहा है और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, इससे आगे कल बढ़ेंगे और कुछ पढ़ेंगे इसमें और, ठीक है, यहाँ तक ठीक है।